हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो निरक्षीय स्थिति का व्यंजक कैसे होता है, कैसे उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है अपना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे पहले निरक्षीय स्थिति होती क्या है। तो निरक्षीय स्थिति कि जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो वह विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है। ये देखिए, लंब अर्धक पर स्थित होता है, तब उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन इसकी। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L, ये आपको पता है। अब इसके मध्य बिंदु O से यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, है ना, जब कोई बिंदु विद्युत क्षेत्र के यानी कि इसके लंब अर्धक पर स्थित होता है तब उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर मान लिया अपनों ने कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से देखिए, A के कारण A से P को मिलाएंगे तो यहाँ पर प्लस Q है, इसकी वजह से यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो होगी E1, ठीक। और P से B को मिलाएंगे, ये P से B को मिलाया तो इसके कारण जो माइनस Q है तो इसकी तीव्रता इसी की ओर यानी कि E2 होगी। अब इन दोनों के बीच की एक परिणामी तीव्रता यहाँ पर ले लेते हैं E, ये होगी इसकी परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता जो E1 के साथ थीटा कोण बनाती है और E2 के साथ भी सेम थीटा कोण बनाती है। यहाँ पर ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। चूँकि इसका मध्य बिंदु O है और दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है तो कुल मिला के ये L है, तो ये भी यहाँ पर कितना होगा, L होगा। अब अपना व्यंजक हम स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा जैसे कि आप लिख लेना कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तब उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। स्टार्ट करेंगे अब। तो यहाँ पर आपको लिखना है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है R दूरी पर, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ तक आप लिखने के बाद चित्र से ही आप उसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, माना बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए आप कितनी होगी। यहाँ पे होगी, माना बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होगी यहाँ पर E1, चूँकि अपने ले रखा है उसको E1 1/4πε0 इंटू Q अपॉन A से लेकर P तक। तो जहाँ हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं वही अपने को यहाँ पर लिखना होता है AP का स्क्वायर। इसकी दिशा आप यहाँ पर दे सकते हैं AP वेक्टर दिशा में, इसकी दिशा जो है AP वेक्टर दिशा में, ठीक है। आप इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। अब इसी प्रकार करके आपको दूसरे बिंदु पर जो स्थित है माइनस क्यू आवेश, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे। तो इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी हो जाएगी,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए E2 जो है जिस भुजा पर है B से लेकर P तक, तो बी पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी दिशा हमें देनी है, तो दिशा देखिए आप P से B की ओर है, तो वहाँ पे लिखेंगे PB वेक्टर दिशा में, ये PB वेक्टर दिशा में। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे और त्रिभुज में जो मध्य बिंदु O है तो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, चूंकि AP बराबर BP, ये AP और BP दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। चूंकि AP बराबर BP तथा E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे। अब E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे चूंकि तीव्रताएं ये समान होगी। E1 व E2 परिमाण में बराबर होंगे, तो ये परिमाण में बराबर होंगे चूंकि ये प्लस माइनस का फर्क खत्म हो जाता है परिमाण में, यानी कि मॉड में। तो E1 व E2 परिमाण में बराबर होंगे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यहाँ पर हमें परिणामी तीव्रता लेना है। तो बताइए परिणामी तीव्रता यहाँ पर देखिए क्या होगी, E बराबर, यहाँ से हम कोई सी भी एक तीव्रता ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर E1 तीव्रता ले सकते हैं। E बराबर 2E1 cos 2θ अपॉन 2। अब ये कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी परिणामी तीव्रता होती है, दो समान परिमाण के दो बल किसी बिंदु पर थीटा कोण कार्यरत हो, तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है R बराबर 2A cos थीटा अपॉन 2, ये एक परिणामी होता है, इसका सूत्र होता है। और इसी सूत्र से चूंकि यहाँ पर दो परिणामी तीव्रता आपस में बराबर है और कार्यरत हैं थीटा कोण पर, तो यहाँ पर A के स्थान पर एक तीव्रता हमने E1 ले ली है, आप E2 भी ले सकते हैं, और R के स्थान पर परिणामी तीव्रता E हम यहाँ पर मान लेंगे। अब आपको यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 में हमारे पास E1 का मान है, तो 1 से हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, E1 का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा। अब ये 2 थीटा कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर थीटा और थीटा जो E तीव्रता है, दोनों कोणों को मिलाकर टोटल कोण यहाँ पर लिखेंगे 2 थीटा आया था, ठीक है। क्यू अपॉन AP का स्क्वायर, यहाँ से समीकरण 1 से लिख दिया। यहाँ पे बचा हुआ है कॉस थीटा, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड देने के बाद आपको AP स्क्वायर और कॉस थीटा इन दो के मान निकालने हैं और समीकरण 3 में पुट करेंगे और हमारा व्यंजक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर AP स्क्वायर निकालने के लिए हम लेते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजा AP हो। तो आप देखिए चित्र में कि AP भुजा कौन से त्रिभुज में है, तो POA, इस त्रिभुज POA में लेंगे। अब त्रिभुज POA में आप देखें तो O से लंब अर्धक पर स्थित तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो POA में पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होगा, कर्ण यहाँ पर AP का स्क्वायर है, तो AP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पे OA का स्क्वायर, ठीक है। तो AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, यहाँ पर मतलब R का स्क्वायर है, प्लस OA का स्क्वायर कितना है, L का स्क्वायर। तो देखिए AP स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है, जो AP स्क्वायर का मान हमें समीकरण 3 में चाहिए। तो AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर AP स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं। समीकरण 3 में पुट करने के लिए हमें कॉस थीटा और भी चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हम निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर देखिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार देखिए इसी त्रिभुज को देखना है, आधार यहाँ पर है L, यहाँ पर L है, और कर्ण यहाँ पर जो हम निकाल चुके हैं पहले से कितना है, अंडर रूट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर ये AP का स्क्वायर था, चूँकि AP के यदि हमें मान निकालना है तो इसको यहाँ पर हम अंडर रूट में लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर एल है तो आधार बटा कर्ण कोस थीटा का मान हम निकाल चुके हैं। अब ये सारे जो मान हैं हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं इसको। तो समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या होगा, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम AP स्क्वायर का मान रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पूरा मान आ जाएगा। इसके बाद cos थीटा का मान हमें रखना है, तो cos थीटा का मान कितना निकाला हमने, एल बटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए इसको हम इस 2 को यहाँ पे ले लेते हैं एल के साथ, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2 को एल के साथ भेज दिया, और बटे में देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी घात 1 है, और इसकी घात यदि हम अंडर रूट को घात के रूप में लिखें तो 1/2 होता है। तो आप ये देखिए 1 और 1 प्लस 2 मतलब 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/2। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल बता देता हूँ, x अंडर रूट x, तो x की घात 1 है, इसको घात के रूप में लिखें तो 1/2, गुणे में घातें जुड़ती है तो 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। आप यहाँ x के स्थान पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये सिंपली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये 3/2 कैसे आया। अब यहाँ पर P बराबर Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L P लिख देंगे, P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का ये जो व्यंजक है ये आ चुका है। अब यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, यदि छोटे वैद्युत द्विध्रुव की बात करें, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो अर्थात L इज़ वेरी वेरी लेस देन R हो, तो क्या होगा कि हम L की उपेक्षा कर सकते हैं। L की उपेक्षा कर सकते हैं मतलब L का मान 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, और इसको हम 0 मान लेते हैं तो 3/2, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। तो ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए E निरक्षीय आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि निरक्षीय स्थिति आपने ज्ञात करी है। तो 1/4πε0 एक छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए है, P अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R का क्यूब न्यूटन पर कूलाम। तो ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ तक एक सामान्य वैद्युत द्विध्रुव के लिए, एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।